एक गांव में जीतू अपने परिवार के साथ रहता था। जीतू बहुत गरीब था, जिस वजह से वह अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए मजदूरी किया करता था। जीतू की एक बेटी थी जिसका नाम रिया था। रिया देखने में बहुत ही सुंदर थी। वहीं उसकी उम्र अब शादी के लायक हो चुकी थी, जिस वजह से जीतू और उसकी पत्नी साक्षी काफी ज्यादा परेशान रहते थे। और एक दिन की बात है, साक्षी ने अपने पति जीतू से कहा, जी सुनिए जी, हमारी बेटी अब शादी लायक हो चुकी है, आपको उसके लिए लड़का देखना चाहिए। हाँ साक्षी, मुझे पता है, पर लड़कों की कमी नहीं है उसके लिए, और हमें दहेज भी तो देना होगा। जी क्या जरूरी है दहेज देना? हमारी बेटी बहुत ही सुंदर है, उससे तो कोई भी शादी कर लेगा, और उसमें तो सारे गुण हैं जी जो एक सुशील लड़की में होनी चाहिए। अरे भाग्यवान, आज का जमाना बहुत बदल गया है। आज बिना दहेज के कोई भी शादी नहीं करता। यह सुनकर साक्षी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। तभी उसे याद आता है, उसके दूर के भाई का एक दोस्त है, वह अपने लड़के के लिए लड़की देख रहा है। और यही सोचकर वह अपने पति से कहती है, सुनिए जी, मैं अपने भाई को इस बारे में बताऊंगी, शायद वह कुछ मदद कर सके। ठीक है साक्षी, जैसी तुम्हारी इच्छा। इसके बाद जीतू काम पर चला जाता है। अपने पति के जाने के बाद साक्षी अपने भाई को एक चिट्ठी लिखती है, जिसके बाद उसे कुछ दिनों बाद एक चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा होता है कि वह लोग एक हफ्ते के अंदर आ जाएंगे। चिट्ठी को पढ़कर साक्षी बहुत खुश होती है और वह अपनी बेटी से कहती है, बेटी, कुछ दिनों में तेरे मामा आने वाले हैं, अच्छे तरीके से तैयार हो जाना, क्योंकि वह लड़के वालों को भी साथ में लेकर आएंगे। ओ माँ, आप इतना क्यों परेशान हो रही है? जो कुछ भी होगा वह हो जाएगा। अरे नहीं नहीं रीमा, मैं कहाँ परेशान हो रही हूँ बेटी, मैं तो बहुत खुश हूँ कि तुझे लड़के वाले देखने आने वाले हैं। बस तुझे वह पसंद कर ले, और मुझे पता है वह तुझे जरूर से पसंद कर लेंगे। तू देखने में जो इतनी सुंदर है बेटी। अच्छा, तो अब मैं काम कर लेती हूँ, काफी सारे काम पड़े हैं। और यह कहकर साक्षी काम में लग जाती है। रीमा देखती है, उसकी माँ काफी ज्यादा खुश थी, क्योंकि वह चाहती थी कि उसकी बेटी की शादी अच्छे घर में हो जाए। धीरे धीरे समय गुजरता है और कुछ दिन बाद साक्षी का भाई रमेश अपने दोस्त सुशील के साथ आता है। उन लोगों को देखकर साक्षी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और साक्षी अपने भैया से कहती है, अरे आइए भैया, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। अरे साक्षी, मुझे पता है मेरी बहन मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है, और मेरी भांजी कहाँ है, जरा बुलाओ उसको। हाँ भैया, बस वह अंदर है, मैं अभी उसे लेकर आती हूँ। और यह कहकर साक्षी रीमा को बाहर लाती है। रीमा को देखकर सुशील उसे पहली नजर में ही पसंद कर लेता है और वह रमेश से कहता है, अरे भाई, तेरी भांजी देखने में बहुत ही सुंदर है। यह मेरे बेटे के लिए बहुत ही परफेक्ट लड़की है। मुझे बहुत पसंद है ये लड़की। अरे रमेश जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर हम लोग बात पक्की समझे? अरे हाँ रमेश भाई, क्यों नहीं, हम लोग बात पक्की करते हैं। पर दहेज कितना दोगे आप लोग? क्योंकि मेरा अकेला लड़का है, तो कम से कम हम दहेज तो अच्छा खासा लेंगे। सुशील की ऐसी बात सुनकर साक्षी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और वो परेशान होकर सुशील से कहती है, जी क्या दहेज? दहेज देने के लिए तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। मेरे पास तो सिर्फ एक ये प्यारी सी बेटी है। क्या? मैं अपने अकेले लड़के की शादी इस तरह से नहीं कर सकता बहन जी। अगर आप लोग दहेज दोगे तो ही मैं शादी करूंगा। सुशील की ऐसी बात सुनकर रमेश काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो सुशील को समझाते हुए कहता है, अरे सुशील भाई, ये क्या बात हुई? आखिर लड़की कितनी सुंदर है, दहेज का आप क्या करेंगे? हाँ रमेश भाई, पता है मुझे, पर यदि दहेज नहीं मिलेगा तो मैं शादी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे लड़के के लिए एक से एक सुंदर लड़कियों के रिश्ते आते हैं।
यह सुनकर साक्षी काफी ज्यादा दुखी हो जाती है और अपनी माँ को दुखी देखकर रीमा ने सुशील से कहा, कोई बात नहीं अंकल जी, आप यहाँ से जा सकते हैं। रीमा का इतना सुशील को कहना काफी ज्यादा बुरा लग जाता है और वो गुस्से में कहता है, ये क्या बात हुई रमेश जी, तुम्हारी भांजी मेरी इस तरह से बेइज्जती नहीं कर सकती है। सुशील जी, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। जब तुम लोग दहेज लोभी हो सकते हो तो मेरी भांजी इस तरह की बात क्यों नहीं कर सकती। मैंने तो सोचा था मेरे दोस्त होने के नाते तुम मेरी भांजी को अपना लोगे, पर मुझे क्या पता था कि तुम दहेज लोभी निकलोगे। अच्छा बहन, मैं चलता हूँ, मुझे माफ कर देना। इसके बाद रमेश और सुशील वहाँ से चले जाते हैं। उन लोगों के जाने के बाद रीमा और साक्षी काफी ज्यादा दुखी हो जाती है। वहीं रीमा से अपनी माँ की ऐसी हालत देखी नहीं जाती। जब शाम हुई तो जीतू घर पर आता है। उसे भी पता था कि आज साक्षी का भाई आने वाला है, तो उसने आते से ही साक्षी से पूछा, अरे साक्षी, ओ साक्षी, कहाँ हो साक्षी? क्या हुआ? क्या रिश्ता पक्का हो गया हमारी बेटी का? नहीं जी, हमारी बेटी का रिश्ता पक्का नहीं हुआ। क्यों? क्या हुआ साक्षी? क्या उन्हें हमारी बेटी पसंद नहीं आई? जी पसंद तो बहुत आई, पर उन्हें दहेज चाहिए था, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। मैंने तुमसे कहा था ना भाग्यवान, आज के समय में कोई भी बिना दहेज के शादी नहीं करता, पर तुम कहाँ मानी। आज तुमने खुद ही देख लिया ना। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो क्या हमारी बेटी की शादी कभी नहीं होगी? वह इसी तरह घर में बैठी रहेगी क्या जी? नहीं नहीं भाग्यवान, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? अगर भगवान ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं अपने भगवान से जरूर से प्रार्थना करूंगा। वहीं रीमा चुपचाप यह सब सुन रही होती है कि उसके माता पिता उसकी वजह से कितने ज्यादा दुखी है और वह अपने माता पिता के ऊपर बोझ बनी हुई है। और उसने अपने आप से कहा, मैं अपने माता पिता को और परेशान नहीं कर सकती, क्योंकि अगर मैं घर में रही तो वह लोग हमेशा मेरी शादी के बारे में ही सोचते रहेंगे और हमेशा दुखी रहेंगे। मुझे इस घर से चले जाना चाहिए। हाँ, मुझे इस घर को छोड़कर चले जाना चाहिए। और यह सोचकर रीमा अगले दिन गांव छोड़कर बाहर जाने लगती है। तभी उसे रास्ते में एक बूढ़ी अम्मा मिलती है। वह एक पोटली पकड़ी हुई थी। जब उसकी नजर रीमा पर पड़ी तो उन्होंने रीमा से कहा, अरे बेटी, कहाँ जा रही हो और तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो बेटी? क्या बताऊं अम्मा जी, मेरे माता पिता बहुत गरीब है और इस वजह से वह मेरी शादी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि शादी के लिए उन्हें बहुत सारा दहेज चाहिए। हाँ बेटी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। आजकल दहेज लोभी बहुत ज्यादा हो गए हैं, पर तुम परेशान मत हो, इसका उपाय है मेरे पास। और यह कहकर वह बूढ़ी अम्मा अपनी पोटली खोलती है तो उसमें एक लहंगा, चूड़ी और सैंडल रखे हुए होते हैं। वह देखने में बहुत ही सुंदर थे और काफी ज्यादा चमक रहे थे। उनको देखकर रीमा ने उस बूढ़ी अम्मा से कहा, अरे अम्मा जी, आपके पास इतना सुंदर लहंगा, चूड़ी और सैंडल कहाँ से आए? अरे बेटा, यह सब मेरा ही है। जब मैं जवान थी तब इन सबको पहना करती थी, पर अब तो मैं बूढ़ी हो गई हूँ। और यह कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है बेटी, यह जादुई लहंगा और सैंडल और चूड़ी है, और अब मुझे इनकी जरूरत नहीं है, तो तुम इनका ख्याल रख लो, यह तुम्हारे काम आएगा। क्या अम्मा? मैं इन्हें कैसे ले सकती हूँ? यह तो आपके है। मुझे पता है, पर इनकी ज्यादा जरूरत तुम्हें है। तुम इनकी मदद से अपने माता पिता की परेशानी को दूर कर सकती हो बेटी। यह सुनकर रीमा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वह बूढ़ी अम्मा को धन्यवाद देकर घर आ जाती है। घर पर आने के बाद वह अपने माता पिता से कहती है, देखिए माँ, मेरे पास जादुई लहंगा,
चूड़ी और सैंडल है। और यह कहकर वह उन दोनों को वह सारा सामान दिखाती है। इसके बाद में पूरी बात उन्हें बता देती है, जिससे सुनकर वह दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद रीमा उन जादुई लहंगे, चूड़ी और सैंडल को पहनती है और उनसे कहती है कि वह उन्हें बहुत सारा धन दे दे। यह कहते ही उनके पास बहुत सारा पैसा आ जाता है, जिसे देखकर वह दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। और साक्षी कहती है, अरे वाह, ये तो सच में जादुई लहंगा, चूड़ी और सैंडल है। अब हम अपनी बेटी की शादी धूमधाम से कर पाएंगे जी। यह सुनकर जीतू भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और रीमा भी अपनी माँ को खुश देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है और मन ही मन वह बूढ़ी अम्मा को धन्यवाद करती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर से शेयर करना। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल किड्स टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ फिर किसी नई जादुई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखना। बाय बाय दोस्तों।